हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन कुछ शॉर्ट नोट्स जिससे आते हैं वो टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि मूत्र वृद्धि हो गया, परिकर्तिता हो गया, इसके अलावा आपका स्तन्य विद्रधि हो गया। इनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक अपन देखेंगे। साथ ही साथ भग्न भी अपन देखेंगे, भग्न से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपका आयुर्वेदा टॉपिक है वो अपन देखेंगे, बाकी मॉडर्न अपन बाद में देखेंगे। तो मूत्रज वृद्धि को किससे कोरिलेट किया जाता है? तो हाइड्रोसिल से कोरिलेट किया जाता है। हाइड्रोसिल आपने देखा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हेतु के विषय में बात करें तो मूत्रज वृद्धि का प्रमुख कारण प्रकुपित वायु होता है। तो जो मूत्रज वृद्धि है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? प्रकुपित वायु होता है। लक्षण में क्या बोला गया है? तो मूत्र का वेग धारण करने से मूत्रज वृद्धि होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चलने के दौरान वृद्धि स्थान में किसी थैले में पानी भरने के समान प्रतीत होता है। तो क्या होता है, जो पेशेंट है उसको कैसा फील होगा लक्षण में? तो ये मेनली वात की वजह से होगा और मूत्र वेग धारण करने की वजह से मूत्र वृद्धि होते हैं। और जब रोगी इस रोग से पीड़ित होता है तो चलने के दौरान जो है वृद्धि स्थान में जहाँ पे मूत्र की वृद्धि हुई है उसमें थैले में पानी भरने के समान प्रतीति होती है। मूत्रकृच्छ वृषण भाग में वेदना होगा। मूत्रकृच्छता के साथ में निकलेगा। जो वृषण प्रदेश है उस भाग में वेदना होगा। इसके अलावा फल कोश में शोथ उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे मूत्र वृद्धि कहा जाता है। तो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया हो कि फल कोश में शोथ उत्पन्न हो रहा है, फल कोश तक शोथ उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से इसे मूत्र वृद्धि कहते हैं। चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में इसमें क्या बोला गया है? तो चिकित्सा में अपन मेनली जो है वृषण कोश का स्वेदन कराएंगे। इसके अलावा वस्त्र पट्ट से आविष्टन कराएंगे, यानी कि वस्त्र पट्ट से उसे आविष्टित कर देंगे। सेवनी के पार्श्व एवं अधोभाग में व्रीहिमुख शस्त्र से वेधन करेंगे। तो जो सेवनी है उसके पार्श्व एवं अधोभाग में व्रीहिमुख शस्त्र से वेधन करेंगे। वेधन करने के बाद में नाड़ी यंत्र से द्रव्य पदार्थ का निर्हरण करेंगे। तो वेधन कर्म करने के बाद में नाड़ी यंत्र से जो द्रव्य पदार्थ है उसको बाहर निकाल देंगे। फिर स्थगिक बंधन का प्रयोग करेंगे। तो स्थगिक बंधन मतलब टी जो बैंडेजिंग है वो अपन लगाएंगे। फिर व्रण का शोधन एवं रोपण करेंगे। फिर क्या है, व्रण जो है उसका शोधन व रोपण करेंगे। ये मेनली यहाँ पे बताया गया है। यदि वृषण कोश में आत्र का प्रवेश होकर उसमें शोथ उत्पन्न हो तो उपरोक्त चिकित्सा उपक्रम न करें। तो अगर वृषण कोश में क्या है, आत्र भी प्रवेश कर लिए हैं, इंटेस्टाइन भी इंटर कर लिए हैं और वहाँ पे शोथ उत्पन्न हुए हैं तो ये जो चिकित्सा क्रम है वो प्रयोग नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कोश प्राप्त आंत्र वृद्धि असाध्य होता है। मतलब जो आपका जिस मूत्र वृद्धि में वृषण कोश में आपका आंत्र चला जाता है वो असाध्य की श्रेणी में आचार्यों ने बताया है। तो ये आपका मूत्र वृद्धि हो गया। हाइड्रोसिल से इसका कोरिलेशन किया जाता है। नेक्स्ट अपन आयुर्वेदा टॉपिक देखते हैं, वो है स्तन्य विद्रधि। क्या होता है स्तन्य विद्रधि? ब्रेस्ट एब्सिस। तो सुश्रुत ने स्तन्य विद्रधि का स्तन रोगों के नाम से वर्णन किया है। यहाँ पे ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हो कि स क्षीरे वाप्युदुग्धे व प्राप्य दोष स्तनौ स्त्रिया रक्तम मासम च संदुष्य स्तन रोगाय कल्पते। यानी कि प्रकुपित जो दोष है स्त्री के दुग्ध युक्त अथवा दुग्ध रहित स्तनों में अवस्थित होकर के वहाँ के रक्त और मांस को दूषित करके स्तन रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये मिल आपका स्तन्य विद्रधि में बताया गया है। बात करते हैं स्तन रोग के लक्षण के विषय में। तो यहाँ पे आपका पंचानामापि तेषु तु हित्वम शोणित विद्रधिम। तो ये मिले आपके स्तन्य रोग के लक्षण बताए गए। मतलब मुख्य रूप से आपके जो लक्षण होते हैं, लक्षणानि समातानि ये श्लोक का कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे आपका बोला गया है पंचानामापि तेषु तु हित्वा शोणित विद्रधि लक्षणानि समानानि बाह्य विद्रधि लक्षणे। यानी कि रक्तज विद्रधि के अतिरिक्त अन्य विद्रधि के समान स्तन्य विद्रधि के लक्षण होते हैं। चिकित्सा में अपन क्या कर सकते हैं? तो स्तन्य विद्रधि की उत्पत्ति को रोकने हेतु धात्री के दूध में विकार उत्पन्न होने पर उसे घृतपान करवा करके मधु और पिपली युक्त नीम के क्वाथ से संध्या के समय वमन कराना चाहिए। तथा वमन के पश्चात क्या करना है? तो मुग्ध और यूस इनका सेवन करा देना चाहिए। इस प्रकार से 3, 4 और 6 दिन तक वमन कराना चाहिए। तो ये मिल आपका स्तन्य विद्रधि में बताया गया है। तो ये बहुत शॉर्ट है, इससे ब्रेस्ट एब्सिस करके आपका एग्जाम में आता है, तो इसको भी याद रखना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका परिकर्तिता।
परिकर्तिता क्या है? तो परिकर्तिता आचार्य चरक ने इसे विरेचन व्यापद के अंतर्गत माने हैं और इसका वर्णन किया है। आचार्य चरक ने इसको वस्ती व्यापद में भी इसे माने हैं, मतलब उन्होंने क्या है इसे विरेचन व्यापद भी माना है और वस्ती व्यापद भी माना है परिकर्तिता को। सुश्रुत ने क्या बोला है? तो जो आपका क्षीण बल है, मृदु कोष्ठ है, मंदाग्नि है, रुक्ष प्रकृति वाला जो व्यक्ति है वो यदि अति तीक्ष्ण, अति उष्ण तथा अति लवण व अति रुक्ष औषध का सेवन करे तो पित्त तथा वायु दूषित होकर के परिकर्तिता व्यापद को उत्पन्न करते हैं। ये किसने बोले हैं? आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका ये बोला गया है इस व्याधि में गुदा, नाभि, शिश्न तथा वस्ती का जो शीर प्रदेश है, ऊपर का रीजन है, उसमें कैंची काटने के समान पीड़ा होती है तथा वायु अवरोध हो जाता है। वात का आद्यमान तथा भोजन में अरुचि आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? परिकर्तिता कहते हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में इसे यष्टि मधु का प्रयोग करने हैं। यष्टि मधु हो गया, कृष्ण तिल कल्क हो गया, मधु हो गया, घृत के साथ में पिच्छावस्ती का प्रयोग करना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके क्षीर युक्त भोजन एवं घृत मंड तथा यष्टि मधु का कल्क सिद्ध तैल से अनुवासन वस्ती देना चाहिए। तो ये मिल लिया आपका जो है फीसर इन एनो में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, फीसर इज ए लाइगेटेड, मतलब जो आपका किसमें, तो ये परिकर्तिता को मेनली कोरिलेट किया जाता है फीसर इन एनो से। तो इसका अपन अलग से मॉडर्न प्रॉपर देखेंगे, फीसर इन एनो से इसका कोरिलेशन किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है वो है भग्न। तो भग्न में आयुर्वेद शास्त्र में भग्न शब्द अस्थि और संधि मुक्त भग्न दोनों को ग्रहण किया गया है। तो ये श्लोक आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। साथ ही साथ इस नोट्स का पासवर्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो भग्न, तो इसका पासवर्ड रहेगा BHA, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये नोट्स आपका खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका श्लोक याद रखना कि अस्थि विश्लेषो अत्र भग्न विप्रेता सचा कांड भग्न संधि मुक्ता च अस्थि न दोषा। ये मधुकोश का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? भग्न से तात्पर्य विश्लेष यानी कि अपने स्थान से हटने से है, तथा वह अस्थि भग्न तथा संधि मुक्त दोनों में पाया जाता है। ये भग्न में बताया गया है। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका भग्न के विषय में यहाँ पे आपका श्लोक दिया गया है, तो श्लोक भी याद रखना। वही पहला वाला श्लोक, यहाँ पे मैं श्लोक ही बताऊँगा जो भग्न से रिलेटेड है। तो यहाँ पे निदान का श्लोक है। पातन, प्रीड़न, प्रहाल, आक्षेपण, व्याल, मृग, दंश प्रभृति वीर अभिघात विशेषण अनेक विध अस्थानाम भग्न मुपदिशंति, यानी कि प्रातन के वजह से अगर पीड़न पहुँच रहा है, प्रहार के वजह से, या फिर जो आपके जंतु हैं जैसे कि व्याल हो गया, मृग हो गया, इनके जब दंश कर देते हैं तो उनके वजह से क्या होता है, जो आघात वगैरह उत्पन्न होता है जिसमें अस्थियाँ जो है विश्लेष उत्पन्न हो जाएगा, तो उसे क्या है भग्न की संज्ञा दी गई है। फिर भग्न के प्रकार बताए गए हैं। तो तत्तु भग्न जातम सूर्यमाणम सर्यमाणम द्विधम उपज्ञते संधि मुक्त कांड भग्न च। तो मतलब जो भग्न होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संधि मुक्त भग्न होते हैं और कांड भग्न होते हैं। संधि मुक्त जो भग्न है उसके भेद बताए गए हैं। तत्र संधि मुक्तम उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम तिर्यक्षिप्तम षड्विधम। तो ये क्या है, टोटल 6 प्रकार के हैं। कौन से? तो उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, जो संधि मुक्त भग्न है वो 6 प्रकार के हैं। उत्प्लिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अवक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त, अतिक्षिप्त, ये 6 प्रकार के हैं। संधि मुक्त के लक्षण क्या बताया गया? तो तत्व प्रसारण, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण, शक्ति उग्रजत्वम, स्पर्श सहत्वम, चेति सामान्य संधि मुक्त, लक्षण मुक्तम, ये आपका संधि मुक्त के लक्षण बताए गए हैं। कांड भग्न के भेद के विषय में बात करें तो कांड भग्न ऊर्ध्ववक्ष्य कर्कट। अब कांड भग्न के विषय में बात करते हैं। संधि मुक्त का मैं लक्षण को एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो जैसे कि प्रसारण, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेपण, इनके वजह से क्या होगा, मेनली जो है शरीर मतलब उग्र रुझा की उत्पत्ति होगा। स्पर्श असहत्व, मतलब जो जहाँ पे भग्न हुआ है उसको पेशेंट स्पर्श जो है सह नहीं पाएगा, तो स्पर्श असहत्व ये आपको देखने को मिलेगा। फिर कांड भग्न के भेद बताया गया है। कांड भग्न ऊर्ध्ववक्ष्य कर्कट अश्वकर्ण चूर्णित पिच्चित अस्थिछल्लित कांड भग्न मज्जानुगत अतिपातितम वक्रम छिन्नम पाटितम स्फुटतम मिति 12 विधम। तो ये आपका मेनली क्यों है कांड भग्न के विषय में बताया गया है। कर्कट हो गया, अश्वकर्ण हो गया, चूर्णित हो गया, पिच्चित हो गया, अस्थिछल्लित हो गया, कांड भग्न, मज्जानुगत, अतिपातित, वक्र छिन्न, पाटित, स्फुटित, ये 10 प्रकार बताए गए हैं कांड भग्न के।
फिर कांड भगने के लक्षण बताया गया है, तो श्लोक याद रखना कि स्वैथु बहुल्यम स्पंद विवर्तन, स्पर्श असहिष्णुत्वम, अवपीड्यमान, शब्द स्त्रंस अंगता, विविध वेदना प्रदुर्भाव, सर्व इस सर्वस्व स्थाने न सर्मलाभ इति समाशेन कांडभग्न लक्षण मुक्तम। ये मेरे लिए क्या है, कांडभग्न में बताया गया है। इसके अलावा आपका असाध्य जो भग्न है उसमें बताया गया भिन्न कपाल काट्यतु संधि मुक्तम तथा च्युतम, जघनम प्रतिपिष्टम च वर्जयेत तचिकित्सका। ये मेरे लिए आपके असाध्य भग्न के लक्षण बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें आप कि उसके बाद में लास्ट है आपका अस्थि संधान विधि। तो अस्थि संधान विधि का श्लोक याद रखना, क्या बोला गया है, अवनामितम उन्नतम द्युवन च अवपीड़येत अच्छेदति क्षिप्तम मधुगतम चो अपरिवर्तयेत। ये मिल लिया आपका क्या है, मतलब जो उन्नत करना है, पहले तो अवनामित करना है, नीचे झुकाना है, फिर उन्नत करना है, फिर उसको आपको प्रॉपर पोजीशन में ला करके जो आपका अस्थि है उसको फिक्स करना है, फिर उसके बाद में उसे बांधना है। तो ये मेरे लिए आपका अस्थि संधान में बताया गया है। तो ये आपका जो है यहाँ पे अपन लोगों ने भग्न, परिकर्तिता और आपका स्तन्य विद्रधि और आपका मूत्र वृद्धि यानी कि हाइड्रोसिल, ये अपन लोगों ने आयुर्वेदा जो टॉपिक थे वो अपन लोगों ने देखा। बाकी मॉडर्न टॉपिक अपन आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।